मेरा नाम अनामिका है। मैं 21 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ। मेरी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। मुझे मेरे पिता ने ही पाला है। मेरे पिता एक बिजनेसमैन हैं। अपने बिजनेस में वह इतना डूबे रहते हैं कि मेरे लिए उनके पास वक्त ही नहीं होता। मैं अक्सर उनसे बहुत सी बातें कहना चाहती हूँ, लेकिन उनके पास कभी इतना समय नहीं होता जो वह मेरे पास कुछ देर बैठे मेरी बात सुने। मेरी ज़िंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो बस प्यार की। इसीलिए मैं हमेशा अपनी माँ को याद करती रहती और रोती रहती थी। जब मैं कॉलेज जाने लगी तो उस समय मेरी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल एक बहुत ही अच्छा लड़का है। उसकी बातें हमेशा ऐसी होती जो मेरे दिल को छू लेती और वह मुझे ज़्यादातर हंसाता ही रहता। जितनी देर मैं उसके साथ रहती, खुश रहती, हंसती खिलखिलाती रहती। लेकिन जब घर लौट कर आती तो फिर से वही शांत और बुझी हुई अनामिका बन जाती। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। मैंने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा तो कहने लगे कि बिजनेस में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो। मुझे बिजनेस की कोई खास समझ नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि होगी शायद कोई भी दिक्कत जो पिताजी खुद से ही ठीक कर लेंगे। एक दिन जब मैं कॉलेज गई तो उस दिन मुझे राहुल ने प्रपोज़ किया। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। मैंने तुरंत ही उसे हाँ कह दिया। वह मुझसे बोला, देखो अनामिका, अब मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। मैंने अपने घर में तुम्हारे लिए बात कर ली है और मेरे मम्मी पापा तैयार हैं। तुम भी अपने पापा से बात कर लो तो मैं अपने माता पिता को लेकर तुम्हारा हाथ मांगने आ जाऊं। राहुल की बात सुनकर मेरे अरमानों को तो पंख ही लग गए। उस दिन मैं जब घर लौटी तो चहक रही थी। मैंने सोचा अब मैं आज ही हिम्मत करके पापा को सब कुछ बता दूंगी और फिर अपने राहुल की दुल्हनिया बन जाऊंगी। जब मैं घर लौटी तो पापा पहले से ही अपने कमरे में थे। मैं जैसे ही उनके कमरे में पहुंची, मैंने उनसे कहा, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो पापा बोले कि मुझे भी तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने पापा से कहा, बताइए आपको क्या बात करनी है। अचानक ही मेरे पिता मेरे सामने रोने लगे। उन्हें ऐसी हालत में देखकर मैं तो बुरी तरह से घबरा गई। मुझे समझ नहीं आया कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। फिर मैंने पापा से पूछा कि आप इस कदर क्यों रो रहे हैं। तो वह मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटी अब एक तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो। मुझे उनकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। आखिर मैं उन्हें किससे और कैसे बचा सकती हूँ। मैंने पापा से कहा, आप मुझे साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है। तो वह कहने लगे कि मैं बहुत बड़े कर्ज में डूब गया हूँ। मैंने बहुत कोशिश की अपने बिजनेस को बचाने की और इस कर्ज को चुकाने की, लेकिन मैं असफल रहा। मैंने अपने दोस्त से यह कर्जा लिया था और जब मैंने उससे यह बोला कि वह मुझे कुछ सालों का वक्त दे दे तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने मेरे सामने शर्त रखी है कि या तो मैं जेल जाऊं या फिर मैं तुम्हारी शादी उसके बेटे से कर दूं। इसीलिए आज मैं तुम्हारा रिश्ता उसके बेटे के साथ पक्का कर आया हूं। पिता के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरे ऊपर तो बिजली ही गिर गई। पापा मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे। बोले, बेटी अपने इस पिता को बुढ़ापे में जेल जाने से बचा लो और यह शादी कर लो। देखो बेटा, इस शादी के लिए इनकार मत करना, नहीं तो तुम्हारा पिता जीते जी मर जाएगा। पापा की बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ गई। मैं भगवान से यही कहने लगी कि हे भगवान, आपने मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा मेरे सामने खड़ी कर दी है। एक तरफ आज मेरा प्यार था और दूसरी तरफ मेरे पिता, और आखिर में मैंने फिर अपने पिता को ही चुना और अपने प्यार का गला घोट दिया। मैंने पापा से कहा कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ।
आप शादी की तैयारियां शुरू करवा दीजिए। मेरी बात सुनकर पापा बहुत खुश हो गए और उन्होंने मुझे पहली बार अपने गले से लगा लिया। उसके बाद पापा बोले, तुम्हें क्या बात करनी थी, बताओ बेटा। तो मैंने आंखों में आंसू लेकर कहा, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं थी। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची तो राहुल ने मुझसे पूछा कि तुमने अपने पापा से बात कर ली। तो मैंने रोते रोते उसे सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वह दंग रह गया और वह भी रोने लगा। वह बोला, अनामिका, मेरे साथ ऐसा मत करो, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि कर्ज इतना बड़ा है कि कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए तुम मुझे भूल जाओ। यह कहकर मैं वहाँ से चली आई और फिर 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी हो गई। शादी की पहली रात जब मैं घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी, तभी मेरा पति नमन कमरे में आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे ज़मीन पर पटक दिया और खुद आराम से बिस्तर पर सो गया। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। मैं पूरी रात वहीं ज़मीन पर लेटी रही, जिसकी वजह से सुबह मुझे बुखार आ गया। सुबह जब मैं तैयार होकर नीचे गई तो मेरे ससुर ने मुझे देखते ही कहा, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? तो मैंने उन्हें बता दिया कि हाँ, मुझे बुखार आ गया है। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ दवाई खाने के लिए दी। अगले दिन जैसे ही रात हुई, मेरा पति मेरे पास आया और बोला, ये दूध पी लो। मैंने उससे कहा कि मुझे दूध पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मुझे ज़बरदस्ती वह दूध पिला दिया। मुझे समझ नहीं आया कि यह आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूध पीते ही मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरी हालत ऐसी थी जैसे नमन ने सारी रात मेरे साथ वह सब किया। अगले दिन शादी की खुशी में एक पार्टी रखी गई थी। मेरे घर की नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मैडम जल्दी से तैयार हो जाइए, पार्टी शुरू होने वाली है, फिर साहब आपको नीचे बुलाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं चुपचाप तैयार होकर नीचे चली गई। जब मैं नीचे पहुंची तो मैंने देखा कि नमन 2-3 लड़कियों के साथ खूब चिपक चिपक कर नाच रहा था। पूरी पार्टी के दौरान मैं नमन की यही बेशर्मी देखती रही। जब पार्टी खत्म होने के बाद मैंने नमन से इस बारे में बात की तो वह मुझ पर चिल्ला उठा और बोला कि अपनी औकात में रहना सीख। मेरी मर्जी, मैं चाहे कितनी भी लड़कियों के साथ कुछ भी करूं, और आज के बाद उससे अगर कोई भी सवाल किया तो मेरी खैर नहीं। नमन का ये रूप देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर नमन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। नमन मुझसे कभी भी कोई बात नहीं करता। बस उस आलीशान बंगले में मैं एक निर्जीव वस्तु की तरह थी। यहाँ तक कि वह मेरे वजूद से भी बहुत दूर रहता। अगर मैं उसके आसपास भी खड़ी हो जाती तो वह मुझे ऐसी घिनौनी नज़रों से देखता जैसे उसे मुझसे घिन आ रही हो, इसीलिए दूर भागता रहता। बस सिर्फ दुनिया के सामने ये दिखावा करता कि मैं उसकी पत्नी हूँ। जब भी उसके घर में पार्टियाँ होती तो उनमें मुझे अच्छे से सजा धजा कर खड़ा कर दिया जाता। पूरा दिन निकल जाता, नमन मुझसे एक शब्द भी नहीं कहता, लेकिन रात को मुझे ज़बरदस्ती दूध पिलाना कभी भी नहीं भूलता। कई महीनों से मेरे साथ यही होता चला आ रहा था कि मैं जैसे ही दूध पीती मुझे गहरी नींद आ जाती और सुबह मेरी हालत ऐसी होती जैसे मेरे साथ रात भर नमन ने रिश्ता बनाया। उसकी हैवानियत के निशान मेरे शरीर पर भी यहाँ वहाँ होते।
मैंने इस बारे में कई बार नमन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी ना सुनी। इधर कुछ महीनों के बाद ही मेरे पिता का भी देहांत हो गया। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं खुद को खत्म कर लूं, क्योंकि मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन मेरे बंगले के पास पड़ी हुई खाली जमीन पर कुछ बंजारों ने अपना डेरा डाला। मेरा अब रोज का नियम हो गया था कि मैं अपने कमरे की खिड़की से खड़े होकर कुछ देर उन्हें निहार लेती। एक दिन अचानक से बहुत तेज किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। तो मैंने जब झांक कर देखा तो एक औरत दूसरी औरत के बाल खींच रही थी। वह दूसरी औरत बोली, मुझे माफ़ कर दे रज्जो, मैं तेरे मर्द से अब कभी नहीं मिलूंगी। वह जो औरत जिसका नाम रज्जो था, वह दहाड़ कर बोली कि मैं तुझे आज मार मार के ऐसा कर दूंगी कि मेरा मर्द तो क्या, तुझे तेरा मर्द भी नहीं देखेगा। रज्जो का पति उसके पीछे खड़ा होकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था और अपने किए की माफ़ी मांग रहा था। वह बोला, रज्जो, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी मति मारी गई थी। आज के बाद मैं किसी भी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। उसके बाद रज्जो ने अपने पति के गाल पर खींचकर एक तमाचा मारा और तंबू में चली गई। उसका पति अभी भी उसके सामने हाथ जोड़कर रोता हुआ गिड़गिड़ा रहा था और उसके पीछे पीछे अंदर तंबू में चला गया। रज्जो को देखकर मैं यही सोच रही थी कि यह मुझसे कम पढ़ी लिखी है, लेकिन इसमें कितनी हिम्मत है कि अपने पति के गलत व्यवहार पर यह आवाज़ भी उठा रही है और हाथ भी। और एक मैं पढ़ी लिखी होकर भी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरा पति मेरे सामने दूसरी लड़कियों से चिपकता रहता और मैं चुपचाप तमाशा देखती रहती। रज्जो को देखकर मेरा आत्मविश्वास एक बार फिर से जागने लगा और मुझे लगा कि अब मुझे अपने लिए फैसला लेना ही होगा। जब रात हुई तो नमन दूध का गिलास लेकर एक बार फिर मेरे पास आ गया। आज मैंने दूध का गिलास खुद से ही उसके हाथ से ले लिया और उसे पीने का नाटक करने लगी। जब नमन ने देखा कि मैं खुद से दूध पी रही हूँ तो वह फ़ोन चलाने में व्यस्त हो गया। मैंने धीरे से खिड़की के पास जाकर वह दूध नीचे फेंक दिया। मैं देखना चाहती थी कि जो नमन मेरे होश में रहने पर मुझे छूना तक नहीं चाहता, वह मेरे बेहोश हो जाने पर यह सब क्यों करता है। उसके बाद मैं सोने का नाटक करने लगी। आधे घंटे के बाद ही नमन ने कमरे की लाइट बंद कर दी और फिर वह एक एक कर मेरे कपड़ों को हटाने लगा। वह जैसे ही मेरे ऊपर आया, मैंने अपनी आंखें खोल दीं, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली मैं तो भौचक्का ही रह गई, क्योंकि वह नमन नहीं था बल्कि मेरे ससुर थे। मैं बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। तभी नमन भी दौड़कर कमरे में आ गया और मैंने खुद को चादर में लपेट लिया। जब मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो दोनों बाप बेटे शैतानी हंसी हंसने लगे। मैंने नमन से कहा, कैसे पति हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप तुम्हारी पत्नी के साथ गंदा काम कर रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। मेरी इस बात पर नमन बोला कि यह तो तुझे आज पता चला है, लेकिन पिछले 1 साल से तेरे साथ ये सब मेरा बाप ही करता आ रहा है। मैंने तो तुझे आज तक हाथ तक नहीं लगाया। तू इस घर में दुनिया के लिए मेरी पत्नी बनकर लाई गई है, लेकिन असल में तू मेरे बाप की इच्छा पूरी करने के लिए लाई गई है। और तेरा बेचारा बाप, उसे तो पता ही नहीं था कि वो हमारे जाल में फंस गया है और उसने अपने कर्ज के लिए तेरी मुझसे शादी करा दी, या कहूँ कि बेच दिया। मेरे ससुर बोले, देखो अनामिका, जैसा चल रहा है चुपचाप वैसा चलने दो। आओ मेरे पास आओ,
अब तो मेरे बर्दाश्त की हद ही पार हो चुकी थी। मैंने पास रखा फूलदान उठाया और अपने ससुर के सर पर दे मारा। जब नमन अपने पिता को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने उसके भी सर पर खींच के फूलदान दे दिया। खुद को मैंने कसकर चादर से लपेटा और अपने कपड़ों को हाथ में उठाए हुए मैं नीचे की तरफ भागी। मुझे उस वक्त कुछ भी होशो हवास नहीं था। बस अपने आप को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। बाहर पहुंचकर मैं गाड़ी में बैठी और गाड़ी स्टार्ट करके सीधा उस दिन अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर ही मैंने सांस ली और फिर अपने कपड़ों को ठीक करके मैं रात में ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैंने अपने ससुर और पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुझे पता था कि पैसों के दम पर वह आज नहीं तो कल छूट ही जाएंगे। मैंने तलाक की अर्जी भी दायर कर दी और एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली। नौकरी के पहले दिन जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि राहुल भी वहीं पर नौकरी कर रहा था। मुझे देखकर वह बहुत खुश हो गया। फिर उसने मुझे वहां नौकरी करने की जब वजह पूछी तो मजबूर होकर मैंने उसे सब कुछ बता दिया। अगले दिन शाम को राहुल अपने माता पिता के साथ मेरे घर आ गया और बोला, अनामिका, मैं तुम्हें अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने राहुल को समझाया कि मैं अब एक कुंवारी लड़की नहीं रही हूँ, इसलिए अब तुम मेरा ख्याल छोड़ दो। बल्कि मेरे साथ तो जो हुआ है वो किसी के भी साथ नहीं हुआ। लेकिन राहुल ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे अलावा मैं आज तक किसी के बारे में सोच भी नहीं पाया। राहुल का प्यार देखकर मैं उसे इनकार नहीं कर पाई और शादी के लिए हाँ कर दी। राहुल के मम्मी पापा ने भी मुझे खुले दिल से अपनाया और जल्द ही हमारी शादी हो गई और मेरा जीवन खुशियों से भर गया। मैं यही सोचती थी कि अगर मैंने उस दिन रज्जो की हिम्मत ना देखी होती तो शायद मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत ना आती। कभी कभी कोई अनजान इंसान भी हमारे जीवन में इतनी गहरी छाप छोड़ता है कि हमारे जीवन का रुख ही बदल जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।